हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। मैं जानता हूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है, फिर भी एक बार आज लॉज ऑफ मोशन में इसके बारे में बात कर लेते हैं और शायद कुछ हमें नई बातें पता लग जाए। चलिए शुरू करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सबसे पहली बात, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब ये दो बॉडीज़ के एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने पे ही लगती है। ओके, समझ लग गया। बट ये लगती टच होने पे कब है? क्या अगर एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी हुई है तो क्या ये फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी लग रही है उस पर? आइए इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ए, राइट। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका नाम है ऑब्जेक्ट बी। अगर ध्यान देने वाली बात, अगर इन दोनों के जो कांटेक्ट सरफेस है, ये सरफेस कांटेक्ट सरफेस कहलाता है, जहाँ पे दोनों बॉडीज एक दूसरे को टच करती हैं। अगर इन दोनों के कांटेक्ट सरफेस में इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में इनके वेट का कोई कंपोनेंट ना हो तो इसका ये मतलब है अभी इन पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही, क्योंकि जब तक कोई अप्लाइड फोर्स नहीं होगी तब तक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आती। जी हाँ, फ्रिक्शन फोर्स तब एग्जिस्टेंस में आती है जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स होती है। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, F अप्लाइड, तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट का सरफेस इस ऑब्जेक्ट को फोर्स के साथ साथ मूव करने से रोकने की कोशिश करेगा। उसका रीज़न क्या है वो अभी बताते हैं। ये है फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगी, एंड दैट ऑल्सो जिधर मोशन होने की कोशिश हो रही है उसके ऑपोजिट। सो अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, along the contact surface. So I can say friction acts along the contact surface and opposes the motion। और ये तो मोशन होने की बात है ना, अगर मोशन नहीं भी हो रही, कई बार ऐसा नहीं हुआ क्या, आपके पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था ज़मीन पे पड़ा हुआ, आपने उसको धक्का लगाया और वो हिला ही नहीं। आप 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, हिल नहीं रहा। आप 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, हिल नहीं रहा। क्या आपकी फोर्स वेस्ट हो रही है? जी नहीं, आपकी लगाई फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बैलेंस हो रही है। मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट्स जब कांटेक्ट में होते हैं तो ज़रूरी नहीं उनके बीच में मोशन हो तभी फ्रिक्शन लगती है, नहीं। अगर इंटेंशन ऑफ मोशन हो तो भी फ्रिक्शन एक्ट कर सकती है। तो मैं क्या कहूँगा कि फ्रिक्शन तब काम करती है जब मोशन हो रही है, वो उसको अपोज करना चाहती है, और देयर इज इंटेंशन ऑफ मोशन, देयर इज इंटेंशन ऑफ मोशन। तो मोशन होने की इंटेंशन होने मात्र से भी फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन two surfaces are in contact and either there is relative motion, या तो relative motion हो रही है एक ऑब्जेक्ट की with respect to other, motion of one object or one surface you can say with respect to other, or there is intention of motion, या फिर जब intention of motion होती है। इसका मतलब अगर एक चेयर है और मैं उसको धक्का लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर चेयर हिल नहीं रही, तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और अगर वो चेयर मूव नहीं कर रही तो मेरी अप्लाइड फोर्स उस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। वो हम स्टैटिक फ्रिक्शन की टाइप वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो भी उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, द अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। बट राइट नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज फ्रिक्शन फोर्स हमेशा
मोशन को अपोज करने के लिए लगती है या फिर इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करने के लिए लगती है, और ये हमेशा दो सर्फेसिस के कांटेक्ट होने पे ही लगती है, एंड ऑलवेज इट इज़ अलोंग दी सर्फेस। इसका मतलब अगर कोई आपसे कहे कि क्या फ्रिक्शन फोर्स का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, आंसर है नो। क्या कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, नो। क्या कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, नो। क्या कोई कंपोनेंट ऐसे होगा, नो। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के अलोंग लगती है। आप कह सकते हैं कि जो दो सर्फेसेस में रगड़ हो रही है सरफेस कांटेक्ट में, उनके अलोंग लगती है फ्रिक्शन। नाउ फ्रिक्शन फोर्स का नेचर कैसा है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि नेचर में सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। तो इन चारों में से फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर क्या है? तो लेट मी टेल यू, फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर आप इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल नेचर है फ्रिक्शनल फोर्स। आइए समझते हैं कैसे। सो आई कैन से फ्रिक्शनल फोर्स इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। कैसे? देखिए, ये दोनों सर्फेसेस जो कांटेक्ट में हैं, इनके एटम्स आपस में कांटेक्ट में कैसे होंगे? ये ऊपर वाला सरफेस का न्यूक्लियस जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और ये नीचे ऊपर वाले सरफेस बी सरफेस का न्यूक्लियस है, ये एटम है, और नीचे वाले सरफेस का न्यूक्लियस ये वाला, और इनका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दिस वन एटम, दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दिस वन एटम, ये ए का, ये बी का। जब आप फोर्स लगाते हैं, आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के रिस्पेक्ट टू मूव करने की कोशिश करते हैं, तब इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में फ्रिक्शन, मैं कहूँगा हीट पैदा होती है। हीट पैदा होती है। हीट पैदा होने से पॉसिबल है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे एटम के पास चल जाए, और फिर क्या बन जाएगा हमारे पास? एक पॉजिटिव आयन ऊपर वाला और एक नेगेटिव आयन। और आपको पता है टू ऑपोजिट चार्जेस में कौन सी फोर्स एक्ट करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब नीचे वाला पार्टिकल ऊपर को, ऊपर वाला पार्टिकल नीचे को अट्रैक्ट करेगा, तो आप इनको शिफ्ट करना चाहते हैं, ये पार्टिकल इसके रिस्पेक्ट टू आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये फोर्सेस की वजह से बंधे हुए हैं। इसी फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स का जन्म कहा जाता है। एंड आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी पहले इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, फिर ऑब्जेक्ट को मोशन प्रदान करने के लिए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, एंड लाइक एनी अदर फोर्स, इसके SI यूनिट्स भी न्यूटन होते हैं, राइट? एंड CGS1 इज डाइन। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।